हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन के हमारे पास 2 लॉ है ना। क्लास 9th के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लॉ है, क्लास 11th में आपके पास 5 लॉज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें मास क्रिएट भी नहीं होगा और मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर सी प्लस O2, कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का मास कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12 म्यू होता है। ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना। एटॉमिक मास आपको थोड़े से पता हो, यदि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। एक ऑक्सीजन का मास 16 होगा, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा हमारे पास 32 और ये होगा 12। 12 प्लस 32 दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ रहा है? तो आपके पास आएगा 44। ठीक है। इन दोनों को जब ऐड किया, अब मास, ये तो रिएक्टेंट का मास हुआ और ये प्रोडक्ट का मास है। तो देखो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 44 आ रहा है। तो देखो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे? मास को क्रिएट भी नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी है। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम इसे, लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था? लेंडोल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? एक ग्लास का ट्यूब लिया था। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब है। इस ग्लास के ट्यूब में उन्होंने क्या किया था? इस ग्लास के ट्यूब में उन्होंने 2 सॉल्यूशंस को फिल किया। इस वाली आर्म में उन्होंने फिल किया NaCl को, और इधर जो फिल किया उन्होंने AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को, है ना। और यहाँ से कार्क के थ्रू क्या कर दिया उन्होंने? पैक कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर कार्क के थ्रू पैक कर दिया। एक आर्म में उन्होंने NaCl को फिल किया और एक आर्म में AgNO3 को फिल किया। इस डिवाइस को ऐसा का ऐसा उन्होंने कहाँ कर, वेइंग मशीन पर रखने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? इसको वेट इसका मेजर कर लिया। इसका वेट जितना आया, सपोज करो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर इसका वेट आया 100 ग्राम, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है अभी। NaCl अलग है, AgNO3 अलग है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अभी NaCl और AgNO3 दोनों क्या है? अलग है, अलग है। और जब इन दोनों की रिएक्शन, इस ट्यूब को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो दोनों रिएक्शन क्या कर लेंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। दोनों रिएक्शन मिक्स हो जाएंगे और इनको जो प्रोडक्ट मिला वो था AgCl प्लस NaNO3। ये तो रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट का मास मेजर किया था, बिफोर रिएक्शन कितना था? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिफोर रिएक्शन जो था, बिफोर रिएक्शन मास इज 100 ग्राम, है ना। अपन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं 100 ग्राम, उनका और कुछ वैल्यू आया होगा पर हम ऐसा मान रहे हैं कि 100 ग्राम था। और जब रिएक्शन हो गई दोनों रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, देखो प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये प्रोडक्ट था, मतलब आफ्टर रिएक्शन मास कितना आया? मास जो आया वो भी 100 ही ग्राम आया। ठीक है। तो मास में कोई चेंज नहीं आता बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास विल बी इक्वल। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। केमिकल कंपाउंड्स क्या होंगे? जिसमें 2 एलिमेंट्स क्या होंगे? एक फिक्स्ड रेशो में होंगे। तो केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। मतलब जैसे हम बात करें वाटर की, है ना, हमने यहाँ पर रेशो बाय मास बोला, फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मास होता है 1, है ना। तो 1 कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2, है ना। और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर? 16। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2:16, 2:16, या, है ना, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 1:8,
मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 1:8 है। अब ये आपको वाटर कहाँ से मिल रहा है, ये वाटर आपको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, रेन से मिल रहा है या रिवर से मिल रहा है, ठीक है, या ट्यूबवेल से मिल रहा है, ठीक है, या पॉन्ड से मिल रहा है, कहीं से भी, या सी से मिल रहा है, ठीक है, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है वाटर के अंदर। अब वाटर के ये सोर्स है, रेन से भी मिल सकता है आपको, रिवर से भी मिल सकता है, ट्यूबवेल से भी मिल सकता है, पॉन्ड से भी मिल सकता है, सी से भी मिल सकता है, अदर किसी जगह से भी मिल सकता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाय मास कितना रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा, 1:8 रहेगा। मतलब व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में कंबाइन होंगे तो वाटर ही फॉर्म होगा। मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहेगा, फिक्स्ड रेशो रहेगा बाय मास, है ना, नंबर नहीं। हाइड्रोजन का मास लिया था हमने 1:2 और ऑक्सीजन का 16 था, तो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आ रहा है। तो ये मास क्या रहेगा, एक फिक्स्ड रेशो में रहेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12:32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन क्या रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 में रहेंगे। ये आपको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली कि एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या रहेगा, 3:8 रहेगा। वो कंपाउंड आपको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, पर उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे जो फिक्स्ड रेशो बाय मास, मतलब यहाँ पर जो उनका मास जो रहेगा वो फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होंगे। मतलब व्हेन कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे तभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 होगा और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 रहेगा। तो यही दो लॉ आपको याद करने और यही दो लॉ वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों लॉ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।